does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant in the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. That the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. 26 अप्रैल 1986 रात के लगभग 1:23 पर यूक्रेन के चेर्नोबिल में एक एक्सप्लोजन होता है जो इतना पावरफुल था कि उसकी रेडिएशन हिरोशिमा पर गिरे एटॉमिक बम से भी लगभग 400 गुना ज्यादा थी। आप इसका अनुमान ऐसे लगा सकते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के 1 साल बाद ही लोगों ने वहां पर परमानेंट रहना शुरू कर दिया था। लेकिन आज लगभग 40 साल बाद भी चेर्नोबिल के कई हिस्से इंसानों के लिए डेंजरस माने जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चेर्नोबिल की स्टोरी एक्सप्लोजन से शुरू हुई थी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। चेर्नोबिल की स्टोरी एक एक्सप्लोजन से शुरू नहीं हुई थी, उसकी स्टोरी शुरू हुई थी एक सेफ्टी टेस्ट से। एक ऐसा टेस्ट जो रिएक्टर को सेफ बनाने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही टेस्ट सोवियत यूनियन के सबसे एडवांस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में से एक को हिस्ट्री के सबसे बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर में बदल देता है। लेकिन यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं था, असली चैलेंज उसके बाद शुरू हुआ। एक ऐसे रिएक्टर को कैसे रोका जाए जिसका पूरा कोर एक्सपोज हो चुका हो, जहाँ रेडिएशन इतनी ज्यादा हो कि रोबोट भी काम करना बंद कर दे। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसके पीछे का क्या रीजन था और इसके बाद सोवियत यूनियन ने इसे कवर करने की यानी छुपाने की कोशिश क्यों की? लेकिन इन सब सवालों का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। अप्रैल 1986 कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। सोवियत यूनियन पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और न्यूक्लियर पावर उसका सबसे बड़ा फ्लेक्स था। कीव जो आज यूक्रेन में है, वहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर नॉर्थ में एक प्लांट था, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका ऑफिशियल नाम था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लांट चेर्नोबिल टाउन के अंदर नहीं बनाया गया था, बल्कि चेर्नोबिल टाउन यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर बनाया गया था। और जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे वो एक अलग सिटी में रहते थे जो खासकर उन्हीं के लिए बनाई गई थी, प्रिपेयर। 1986 तक यहाँ पर 4 RMB के 1000 डिजाइन के ऑपरेशनल रिएक्टर थे। पहला रिएक्टर 1977 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 1981 में और चौथा 1983 में शुरू हुआ था। हर रिएक्टर लगभग 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। मतलब एक रिएक्टर अकेला ही लाखों घरों तक बिजली दे सकता था। और ये चारों रिएक्टर मिलकर यूक्रेन की लगभग 10% इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते थे। यानी चेर्नोबिल कोई नॉर्मल पावर प्लांट नहीं था, इस सोवियत इंजीनियरिंग का एक शो पीस था। लेकिन रिएक्टर नंबर 4 के अंदर एक ऐसी डिजाइन छिपी हुई थी जो कुछ साल बाद पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। लेकिन एक्सप्लोजन की फुल स्टोरी समझने से पहले हमें एक बेसिक चीज समझनी होगी। आखिर न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाते हैं? नाम सुनकर लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेन काम इलेक्ट्रिसिटी बनाना नहीं होता, उसका काम होता है हीट जनरेट करना। बस इलेक्ट्रिसिटी उसी हीट का रिजल्ट होती है। रिएक्टर के अंदर यूरेनियम फ्यूल होता है, जब उसमें कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। ये हीट पानी को स्टीम में बदल देती है। स्टीम एक जायंट टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन से कनेक्ट जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। रिएक्टर के कोर में 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। नंबर 1 फ्यूल रॉड्स, यही न्यूक्लियर फिजन होती है। एक यूरेनियम टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स दूसरे एटम से जाकर टकराते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। सेकंड है कंट्रोल रॉड्स। इस केस में ये बोरोन कार्बाइड के बने थे। इनका काम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना होता है, यानी जितने ज्यादा कंट्रोल रॉड्स अंदर होंगे रिएक्शन उतनी स्लो होगी। इन्हें रिएक्टर की ब्रेक भी कह सकते हैं। थर्ड है मॉडरेटर। इस रिएक्टर में मॉडरेटर था ग्रेफाइट। इसका काम होता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना ताकि वो आसानी से दूसरे यूरेनियम एटम से टकरा सके। यानी जहाँ बोरोन रिएक्शन को कंट्रोल करता है, वहीं ग्रेफाइट रिएक्शन को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। फिलहाल आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। बोरोन रिएक्शन को स्लो करता है, ग्रेफाइट रिएक्शन को फास्ट होने में मदद करता है। यही 2 चीज हैं जो कुछ देर बाद इस पूरी स्टोरी का डायरेक्शन बदलने वाली थी। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि उस रात इंजीनियर आखिर ऐसा कौन सा टेस्ट करना चाहते थे। रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन लगातार हीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसे लगातार कूल रखना भी उतना ही जरूरी होता है। इसी काम के लिए पावरफुल वाटर पंप्स रिएक्टर के अंदर लगातार पानी को सर्कुलेट करते रहते हैं। लेकिन अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, अगर अचानक प्लांट की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो ये पंप
भी बंद हो जाएंगे और अगर पंप्स रुक गए तो रिएक्टर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए प्लांट में बैकअप डीजल जनरेटर भी लगाए गए थे। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये जनरेटर तुरंत स्टार्ट नहीं होते थे, उन्हें फुल पावर में आने में लगभग 40 से 60 सेकंड लगते थे। अब सवाल था इन 40 से 60 सेकंड तक पंप्स को इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा। इंजीनियर्स का मानना था कि रिएक्टर शटडाउन होने के बाद भी उसकी टरबाइन कुछ देर तक अपने मोमेंटम की वजह से घूमती रहेगी, तो क्या उसी बची हुई एनर्जी से इतनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है कि वाटर पंप चलते रहें जब तक डीजल जनरेटर पूरी तरह स्टार्ट ना हो जाए। पेपर पर देखा जाए तो ये बिल्कुल लॉजिकल सेफ्टी टेस्ट था। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो इमरजेंसी की सिचुएशन में प्लांट पहले से भी ज्यादा सेफ हो जाते। वैसे भी ये टेस्ट पहली बार नहीं किया जा रहा था, पहले भी इसकी कोशिश हो चुकी थी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस बार भी 25 अप्रैल 1986 आखिरकार उस टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू हुई। प्लान सिंपल था, रिएक्टर का पावर धीरे धीरे कम करना था, फिर टेस्ट परफॉर्म करना था और उसके बाद रिएक्टर को मेंटेनेंस के लिए शट डाउन कर देना था। लेकिन प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। उसी दोपहर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अचानक बढ़ गई। पावर ग्रिड कंट्रोलर ने ऑर्डर दिया कि प्लांट अभी शट डाउन नहीं किया जा सकता, रिएक्टर को कुछ और घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कंटिन्यू करनी होगी। ऊपर से दिखने पर ये बस एक नॉर्मल ऑपरेशनल डिसीजन था, लेकिन इसी डिसीजन ने पूरी टाइमलाइन बदल दी। जिस टीम ने इस टेस्ट की प्लानिंग की थी उनकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाइट शिफ्ट के ऑपरेटर्स के पास थी। रात के 11 बजे आखिरकार शटडाउन की परमिशन मिली। टेस्ट फिर से शुरू हुआ। ऑपरेटर्स ने पावर को धीरे धीरे 16 मेगावाट से 700 मेगावाट तक लाना शुरू किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। पावर लगातार गिरने लगी। 700 मेगावाट, 500, 200 और कुछ ही देर बाद सिर्फ 30 मेगावाट बचा। कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि रिएक्टर अचानक इतना अनस्टेबल कैसे हो गया। आज हमें इसकी वजह पता है, जीनॉन 135। तो ये रिएक्टर के अंदर बना एक टेम्पररी पॉइजन था। ये उन्हीं पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था जिनकी जरूरत चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए थी। यानी रिएक्टर धीरे धीरे खुद ही अपनी रिएक्शन को दबा रहा था। यही ऑपरेटर्स के सामने दो रास्ते थे। पहला, टेस्ट यहीं पर रोक दिया जाए और दूसरा, कुछ घंटे तक इंतजार किया जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। पावर को बढ़ाने लगे। एक एक करके कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन रिएक्टर अभी भी उस लेवल पर नहीं था जिसके लिए टेस्ट डिजाइन किया गया था। फिर भी टेस्ट जारी रखने का फैसला किया गया, लेकिन यहीं से पहली बड़ी गलती शुरू हुई। पावर वापस बढ़ाने के बाद भी रिएक्टर अभी भी उस लेवल पर नहीं था जिसके लिए टेस्ट प्लान किया गया था। यानी टेस्ट को रोक देना सबसे सेफ डिसीजन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेटर्स ने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने का फैसला लिया। पावर को रिकवर करने के लिए उन्होंने कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया। याद है, अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के ब्रेक्स की तरह काम करते हैं। जितने ज्यादा रॉड अंदर होंगे उतनी स्लो रिएक्शन, और जितने कम रॉड्स अंदर होंगे उतनी ज्यादा तेज रिएक्शन। शुरुआत में कुछ रॉड्स निकाले गए, फिर कुछ और, लेकिन एक और प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। ऑपरेटिंग रूल्स के अनुसार रिएक्टर के अंदर कम से कम 15 कंट्रोल रॉड्स हमेशा रहने चाहिए थे। उस रात अंदर सिर्फ 8 रॉड बचे थे, यानी लगभग पूरी सेफ्टी मार्जिन खत्म हो चुकी थी। कंट्रोल रूम में मौजूद किसी भी ऑपरेटर को ये महसूस नहीं हुआ कि रिएक्टर अब एक ऐसी कंडीशन पर पहुंच चुका था जिसके लिए उसे कभी ऑपरेट करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। उनके लिए ये बस एक मुश्किल टेस्ट था, लेकिन अगले कुछ मिनटों में उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम ऑपरेटर्स की नहीं बल्कि रिएक्टर के डिजाइन की भी थी। अब तक जितनी भी गलतियां हुई थी वो ऑपरेटर्स के डिसीजन से थी। यही से रिएक्टर के डिजाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। याद है, अभी हमने देखा था कि रिएक्टर के अंदर पानी सिर्फ स्टीम बनाने का काम नहीं करता, वो रिएक्टर को कूल करने का भी काम करता है। नॉर्मल रिएक्टर्स में जैसे जैसे पानी स्टीम में बदलता है, रिएक्शन धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन इस रिएक्टर में सब कुछ उल्टा था। यहाँ पानी कम होने का मतलब था रिएक्शन और तेज होना। रिएक्शन तेज हुई तो हीट और बढ़ी, हीट बढ़ी तो और पानी स्टीम में बदल गया, स्टीम बढ़ी तो रिएक्शन और तेज हो गई, यानी रिएक्टर खुद अपनी पावर को बढ़ाता चला गया। लेकिन यही अकेली प्रॉब्लम नहीं थी, एक दूसरी डिजाइन फ्लॉ भी थी जो अगले कुछ सेकंड में सबसे बड़ा रोल निभाने वाली थी। वो थी कंट्रोल रॉड डिजाइन। कंट्रोल रॉड्स का काम होता है रिएक्शन को स्लो करना, लेकिन उनकी टिप्स ग्रेफाइट की बनी थी और ग्रेफाइट रिएक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, AZ5। ये रिएक्टर का इमरजेंसी शटडाउन बटन था। इसे दबाते ही सारे कंट्रोल रॉड रिएक्टर के अंदर चले जाते हैं।
और रिएक्शन रुक जानी चाहिए थी। लगभग 1:23 पर AZ-5 बटन दबा दिया गया। कंट्रोल रॉड नीचे आने लगे, लेकिन सबसे पहले उनकी ग्रेफाइट टिप्स कोर में पहुंची। पहले से अनस्टेबल रिएक्टर में इससे रिएक्शन रुकने की बजाय और तेज हो गई। कुछ ही सेकंड्स में पावर इतनी तेजी से बढ़ी कि किसी ऑपरेटर्स के पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं था। फ्यूल चैनल टूटने लगे, उनके अंदर मौजूद पानी एक पल में स्टीम में बदल गया। प्रेशर लगातार बढ़ता गया। फिर पहला एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन ने लगभग 2000 टन वजन वाले स्टील और कंक्रीट लेड को हवा में उछाल दिया। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा, उससे भी ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। इस बार रिएक्टर का कोर पूरी तरह खुल चुका था। रूफ उड़ चुकी थी। बर्निंग ग्रेफाइट चारों तरफ बिखर गया था। पहली बार एक कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर सीधे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में था। ग्रेफाइट में लगी आग लगातार जलती रही। वो सिर्फ एक आग नहीं थी, वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल को हजारों मीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में भेज रही थी। धीरे धीरे ये इनविजिबल क्लाउड यूक्रेन से निकलकर बेलारूस, रसिया और फिर यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंच गए। एक्सप्लोजन कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया, लेकिन चेरनोबिल डिजास्टर की असली कहानी अब शुरू हुई। रूफ पूरी तरह उड़ चुकी थी। रिएक्टर का कोर अब सीधे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में था। हर सेकंड वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल हवा में छोड़ रहा था। ये कोई नॉर्मल फायर नहीं थी। यहाँ सबसे बड़ा खतरा आग नहीं, रेडिएशन थी। एक ऐसा खतरा जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसकी कोई स्मेल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन असर इंसान के शरीर पर धीरे धीरे हो चुका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसी को समझ ही नहीं आया था कि हुआ क्या है। कंट्रोल रूम में मौजूद कई इंजीनियर्स को लगा कि शायद सिर्फ पिपिंग या टरबाइन सेक्शन में एक्सप्लोजन हुआ है। किसी ने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि पूरा रिएक्टर खुल चुका है। उधर बाहर बर्निंग ग्रेफाइट आसपास की बिल्डिंग्स पर गिर चुका था। एक के बाद एक कई जगह आग लगनी शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में फायर फाइटर साइट पर पहुंच गए। उन्हें बताया गया था कि ये एक इंडस्ट्रियल फायर है, बस उसे बुझाना है। किसी ने उन्हें नहीं बताया कि वो दुनिया की सबसे रेडियो एक्टिव जगहों में से एक पर खड़े हैं। बिना किसी स्पेशल रेडिएशन सूट के वो बर्निंग रूफ पर चढ़ गए। कई फायर फाइटर्स ने जलती हुई ग्रेफाइट के टुकड़ों को अपने हाथों से हटाया। जब फायर फाइटर्स ऊपर लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय साइंटिस्ट एक दूसरी प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे। रिएक्टर के ठीक नीचे कूलिंग सिस्टम का एक बड़ा पूल अब भी पानी से भरा हुआ था और उसके ऊपर सैकड़ों टन मोल्टन न्यूक्लियर फ्यूल और सुपर हीटेड डेब्रिज पड़ा था। साइंटिस्ट को डर था कि अगर ये मोल्टन मटेरियल नीचे मौजूद पानी तक पहुंच गया तो एक और मैसिव स्टीम एक्सप्लोजन हो सकता है। पहले एक्सप्लोजन ने रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया था। दूसरा एक्सप्लोजन शायद पूरे रीजन को भी और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव बना सकता था। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि नीचे भरे हुए पानी को तुरंत ड्रेन करना। रिएक्टर के ठीक नीचे जहां रेडिएशन लेवल बेहद ज्यादा थी, मतलब ब्लैस्ट तक पहुंचना मुश्किल काम था, फिर भी किसी न किसी को जाना था और उसी समय 3 लोग आगे आए। कई सालों तक इस ऑपरेशन को सुसाइड मिशन कहा गया, लेकिन बाद में सामने आए रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन तीनों उस ऑपरेशन के बाद जिंदा बाहर आए। इसका मतलब ये नहीं कि उनका मिशन आसान था, लेकिन पानी ड्रेन होने के बाद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी वहीं खड़ी थी। रिएक्टर अब भी खुला था और हर मिनट एटमॉस्फेयर पर रेडिएशन छोड़ रहा था। प्लांट के अंदर इंजीनियर्स इमरजेंसी हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्लांट के बाहर लोगों को कुछ भी पता नहीं था। प्रिप्यात में सुबह वैसी ही हुई जैसे रोज होती थी। बसेस चल रही थी, शॉप्स खुल रहे थे, लोग अपने काम पर जा रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हवा के साथ रेडियो एक्टिव पार्टिकल पहले ही शहर तक पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सही इंफॉर्मेशन रेडिएशन से धीमी चल रही थी। प्रिप्यात को खाली कराने का फैसला तुरंत नहीं लिया गया। शुरू होने में लगभग 36 घंटे लग गए और तब तक हजारों लोग रेडिएशन का एक्सपोजर ले चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोवियत यूनियन को लगा कि इस एक्सीडेंट को देश की सीमा के अंदर रखा जा सकता है, लेकिन रेडिएशन किसी बॉर्डर को नहीं मानती। यही वजह है कि चेरनोबिल में हुआ एक्सीडेंट धीरे धीरे दूसरे देशों तक पहुंचने लगा। 28 अप्रैल 1986 की सुबह स्वीडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ वर्कर रूटीन ड्यूटी के लिए पहुंचे, लेकिन प्लांट के रेडिएशन मॉनिटर लगातार अलार्म दे रहे थे। साइंटिस्ट ने हवा की डायरेक्शन और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का एनालाइज किया। सारे ऑब्जर्वेशन एक तरफ इशारा कर रहे थे कि सोवियत यूनियन। अब इस एक्सीडेंट को छुपाना मुश्किल हो चुका था। इंटरनेशनल एजेंसी सवाल पूछने लगी, दूसरे देशों ने क्लेरिफिकेशन मांगना शुरू कर दिया। आखिरकार सोवियत गवर्नमेंट ने ऑफिशियली माना कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तब तक रेडियो एक्टिव क्लाउड यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंच चुके और चेरनोबिल सिर्फ एक लोकेशन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं रहा था।
एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर डिजास्टर बन चुका था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर ने सोवियत यूनियन की क्रेडिबिलिटी को काफी गहरा नुकसान पहुंचाया। चेर्नोबिल की कीमत सिर्फ रिएक्टर नंबर 4 तक सीमित नहीं रही। इस डिजास्टर के बाद पूरी सिटीज खाली कराने पड़े, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन की वजह से खेती के लायक ही नहीं रही। क्लीन अप ऑपरेशन कई सालों तक चलते रहे और इसकी वजह से सोवियत यूनियन को अरबों डॉलर्स के बराबर रिसोर्स पर खर्च करने पड़े। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान था लोगों के भरोसों का। चेर्नोबिल ने पहली बार लाखों लोगों को महसूस कराया कि इतनी बड़ी डिजास्टर के बावजूद सरकार हर जानकारी तुरंत पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकती। धीरे धीरे इस एक्सीडेंट ने सोवियत सिस्टम की कई कमजोरियों को दुनिया के सामने ला दिया। पुअर कम्युनिकेशन, स्लो डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्मेशन सीक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी। कई हिस्टोरियन मानते हैं कि चेर्नोबिल ने पहले से चल रहे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस को और तेज कर दिया। यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ चेर्नोबिल की वजह से सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस डिजास्टर ने उस सिस्टम की कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। और एक खुद मिखाइल गोर्बाचोव ने बाद में कहा,